हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में 2025 में जो भी 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 101 शिफ्ट, वो सभी का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आज डे 7 है। डे 7 में हम करेंगे 1 तारीख 12वां महीना 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो डे 1 से लेकर डे 7 था, वो पूरा इससे पहले का जो शिफ्ट था उसका पूरा सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं डे 7, 1 तारीख 12वां महीना 2025 को जो थर्ड शिफ्ट हुआ था। उससे पहले इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी की प्रति इकाई कीमत का अनुपात 4:14 है और एक परिवार मात्रा के अनुसार इनका उपभोग 23:2 के अनुपात में करता है। स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कीमत का अनुपात। तो यहाँ पे शुरू में लिखा है लेमन कैंडी, उसके बाद ये लेमन कैंडी हो गया और एक स्ट्रॉबेरी कैंडी है, स्ट्रॉबेरी। तो सबसे पहले कीमत का अनुपात दिया है तो यहाँ पे हम प्राइस का अनुपात लिख लेंगे 4:14। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है परिवार मात्रा के अनुसार, मतलब मात्रा का अनुसार उपभोग दिया है, मतलब कितना यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखेंगे। ये दिया है 23:2, ये अनुपात में। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें खर्चा निकालना है, मतलब कितना मतलब जो परिवार है कितना यूज़ कर ले रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे तो वही एक व्यय आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 का 2, हाथ से लेख 4 दूनी 8 और 1 9, 92, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुरू में लेमन है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, बट क्वेश्चन में उल्टा पूछ दिया है। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे पूछा है, उसके बाद लेमन का, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। तो चलिए इसका उल्टा कर लेते हैं। तो ये है 28 और 92, इसको हम सरल कर लेते हैं। तो ये जाएगा 3 से काट लेते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 4 से काट के देखते हैं, 4 सत्ते 28 और ये 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, तो 7:23 आ चुका है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी किस चाल में तय करनी चाहिए ताकि संपूर्ण यात्रा का औसत चाल 63 किलोमीटर पर आवर हो। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, शुरू में आप यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए। तो टोटल क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टेंस है 600 किलोमीटर की यात्रा में, तो टोटल यहाँ पे 600 किलोमीटर इस तरीके से हम बनाएंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है। तो ये 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और शुरू में बोल रहा है पहले 300 किलोमीटर की दूरी। तो ये शुरू में 300 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, ये शुरू में चल रहा है कितना स्पीड, 42 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद बोल रहा है शेष दूरी तय करने में कितना स्पीड होना चाहिए ताकि एवरेज स्पीड आ जाए 63 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो बचा 300 किलोमीटर, ये स्पीड कितना होना चाहिए वही हमें निकालना है। और इसका एवरेज स्पीड यहाँ पे दे दिया है, एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 गुना स्पीड ऑफ 1 स्पीड ऑफ 2 अपॉन स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रख लेंगे। तो एवरेज स्पीड दिया है 63 किलोमीटर पर आवर और 2 गुना S1 स्पीड है 42 गुना S2 स्पीड हमें निकालना है, बटे में दोनों स्पीड को जोड़ लेंगे तो S1 42 है और S2। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये चलिए डायरेक्ट काट लेते हैं। तो ये कटेगा 7 नियम 63, 7 छिक 42, तो ये फिर से 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा, बराबर S2 बटे में 42 प्लस S2। ओके, फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 7 छिक 42, 7 नियम 63, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 नीचे आ गया, 3/4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये 42 गुना 3, इसको हम गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, उसके बाद ये हो जाएगा इससे भी गुणा, तो ये हो जाएगा 3S2 और 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4S2। 3S2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा S2, 4 में से 3 जाएगा, 1 ही बचेगा तो S2 आ जाएगा। तो 126 बराबर S2 आ चुका है। तो जो दूसरा स्पीड है 126 आ जाएगा।
हम यहाँ पे यूनिट देख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में है सब कुछ, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, ये जो 9 की पावर -2 है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको समझने में आसानी हो इसके लिए मैं इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखता हूँ। अभी 1/3 जो ये ऊपर है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए अभी, ठीक है। तो ये 3 की पावर 4 इसको वैसे लिख लेंगे। ये 9 की पावर -2 है, ये नीचे कर लेंगे, क्योंकि माइनस अगर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9 की पावर -2 नीचे आ जाएगा तो 9 की पावर 2 हो जाएगा। वैसे ये 27 की पावर -1 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर 27 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 3 की पावर -3 है, जो ऊपर जाएगा तो 3 की पावर ये 3 हो जाएगा। ओके, सब कुछ लिख लिए। अब 1/3 जो मैं बोला था अभी इग्नोर कर दो, तो आप ऊपर लिख भी सकते हैं वैसे ही, ठीक है। चलिए लिख ही लेते हैं, स्टेप वाइज हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये 9 नियम 81 और ये 3 की पावर 4 है, तो ये भी 81 हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ओके, 2 दूनी 4, पावर में गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4 वही आ गया। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर से इसको स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो इसी तरीके से 3 की पावर 4 81 और 9 की पावर 2 दोनों बराबर है, तो इसको हम काट सकते हैं। ओके, अब ये बचा, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 मतलब 3 × 9 = 27। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणा में ये 3 की पावर 3। उसके बाद ये ऊपर में पावर है 1/3। अब हम इसको लिख सकते हैं 3, ये जुड़ जाता है, जब भी बेस बराबर होता है तो 3 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब ये पावर में 1/3 फिर से। अब देखिए, ये 6 की पावर इस तरीके से है पावर में, तो ये गुणा हो जाएगा। ओके, ये मतलब ये जो 3 की पावर 6 है, जब ये ब्रैकेट से हटेगा तो ये पावर है गुना 1/3 हो जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ चुका है, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 × 3 = 9। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका फॉर्मूला है। ओके, आप हमेशा ट्रिक मत लगाइएगा, जहाँ पे ज़रूरत है ट्रिक का वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ये होता है मूलधन गुणा रेट गुणा समय बटे 100। तो इसमें फॉर्मूला हम रख लेंगे, तो यहाँ पे साधारण ब्याज आ जाएगा। तो चलिए हम रख लेते हैं। मूलधन दिया है 4000, रेट कितना है 6%, और समय कितना है, समय हमें पता नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा समय। तो यहाँ पे हम समय निकाल लेते हैं। देखिए, फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल। तो फरवरी कहाँ से चल रहा है, 21 से, और 2024 अब ध्यान दीजिए ये लीप ईयर है, मतलब 29 का महीना है। तो 21 से लेके 29 से कितना आ जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 8 दिन यहाँ पे आ गया। मार्च में कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च 31 का, इसके आगे 30 का होता है, बट क्वेश्चन में 22 अप्रैल तक लिखा है, तो 22 अप्रैल यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे तो दिन में आ जाएगा 2, 3, 8, 3, 11 का 1 हासिल 1, 3, 2, 5 और 1, 6, तो 61 दिन आ गया। तो 61 दिन यहाँ पे 61 लिखेंगे, और इसको साल में बदलने के लिए हम नीचे 366 से भाग करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग यहाँ पे 65 लिखेंगे, लेकिन 65 तब आता जब ये नॉर्मल ईयर होता, बट ये तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लीप ईयर है। तो यहाँ पे फरवरी का जो महीना होता है एक दिन ज़्यादा होता है, 29 का होगा, तो यहाँ पे एक दिन वैसे ही बढ़ा के लिखेंगे, तो 366 लिखेंगे, और नीचे 100 आता है, ये 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 से कितनी बार में जाएगा, मतलब ये 61 से भी काट सकते हैं, ये तो 61 का 6 गुना है। ओके, 6 कम 6, 6 6 36, 6 गुना है, तो 6 से ये 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 40। तो साधारण ब्याज आ चुका है 40 रुपया। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि x + y + z = 0 और x y z = 21, तो x³ + y³ + z³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, उसको हम लिख लेते हैं, x + y + z = 0 और x y z दिया है 21, और हमें निकालना है x³ + y³ + z³, ये हमें निकालना है। तो आप फॉर्मूला आप जानते हैं, x³ + y³ + z³ -
3xyz ये फार्मूला होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप हो सकता है ये फार्मूला आपको याद ना आए, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा। आपको इसका 4 फार्मूला होता है, लेकिन आपको मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मतलब आपको ईमान तो देखो दोस्तों, इसका तो कम से कम 3-4 फार्मूला होता है, ओके। बट अगर आपको मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैं भी कभी कभी ना फार्मूला भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे हल्का हल्का याद आता है कि जो शुरू में आता है A+B+C आता है। मतलब मैं ए के टर्म में याद किया हूँ तो मैं ए में इस तरीके से लिख रहा हूँ। बट देखो, आप जब याद करते हैं तो आपको पूरा याद होता है A B C इस तरीके से, बट यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में हमें लिखना है। तो एक्स वाई टर्म में कैसे लिखेंगे, ये होगा x+y+z, ये ब्रैकेट में होता है और अंदर में भी कुछ ना कुछ होता है, ओके। ऐसे ही 4 फार्मूला होता है, एक x+y+z का टर्म में डॉट होता है और बटे के टर्म में डॉट होता है, मतलब x+y+z/2 के टर्म में डॉट होता है। बट आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये x+y+z बराबर 0 दे दिया है। अब मतलब 0 यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर जो भी होगा इसका गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो मतलब ये वाला 0 आ जाएगा आगे, है ना। अब आगे फार्मूला आपको याद है या नहीं कोई फ़ायदा नहीं, ये 0 आ गया। क्यों? क्योंकि x+y+z बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। तो x+y+z³ ये आ चुका है 3xyz, यहाँ पे देख सकते हैं 21 लिखा है, तो 21 यहाँ पे लिख लेंगे और 0। तो हमें क्या निकालना है, x+y+z का क्यूब ही निकालना है, तो माइनस उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ चुका है 63। ओके, x+y+z³ आ चुका है 63, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी आप इसको लॉजिक से कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया है, ओके, एक चतुर्भुज दिया है और यहाँ पे बोला है जो विकर्ण है एक दूसरे के समद्विभाजक है, तो ये एक विकर्ण हो गया ये एक विकर्ण हो गया और ये लंब एक दूसरे के समद्विभाजक है, लंबवत है, लंबवत है मतलब 90 डिग्री है। तो जब भी इस तरीके से हो, और क्वेश्चन में ये भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, विकर्ण मतलब डायगनल, एक डायगनल दिया है 8 सेंटीमीटर और एरिया दिया है, ये दिया है 48। तो हमें निकालना है दूसरा डायगनल, दूसरा डायगनल को मैं D2 बोल देता हूँ, तो ये हमें निकालना है। तो जब भी इस तरीके से दिया हो तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लगा सकते हैं, मतलब फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये फॉर्मूला होता है जब भी डायगनल एक दूसरे के समद्विभाजक हो और लंबवत हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एरिया दिया है 48 बराबर 1/2 डायगनल 1 दिया है 8, दूसरा डायगनल हमें निकालना है, तो यहाँ से हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से ये कट जाएगा एक बार में, ये 2 बार में, तो ये D2 आ चुका है, मतलब दूसरा डायगनल 12। तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन 2, हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पे ये एक रेलगाड़ी है और ये पार कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को, ओके, इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं हम समझने के लिए। तो ट्रेन का लेंथ दिया है 435 मीटर और प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें पता नहीं है, क्या पता है, हाँ क्वेश्चन में बोला है जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है ट्रेन का लेंथ का 3 गुना है, ओके, 3 गुना है लेंथ का, किसका, स्पीड ऑफ लेंथ का जो ट्रेन है उसका 3 गुना है और 87 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है 87 सेकंड में। तो हमें निकालना है रेलगाड़ी का चाल। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम ऑफ क्रॉसिंग, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिया है, मतलब 87 सेकंड में पार कर रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन ये हो जाएगा 435 और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ये हो जाएगा इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये आ चुका है 1305। ओके, आप इसको 4 से गुणा करके भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कैसे, ये तो 3 गुना हो जाएगा और ये खुद 1 गुना है, तो डायरेक्ट 4 गुना इसका गुणा करके यहाँ पे लिख सकते थे डायरेक्ट। ओके, अब स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं पता तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 1 3 4, 4 3 7 और 1 1740। तो 1740
और ये 87 नीचे आ जाएगा और ऊपर चले जाएगा, सॉरी ये 87, और ये आ जाएगा टाइम ऑफ नहीं स्पीड ऑफ ट्रेन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 से काट के देखते हैं छोटा छोटा, क्योंकि डायरेक्ट तो हमें पता नहीं चल रहा किससे कटेगा। तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नियम 27, फिर इससे कटेगा 3 छक्के 18 नहीं, 3 पंचे 15, 2 बचा, 3 सत्ते 28, 3 अट्ठे 24, जीरो। उसके बाद ये 29 एकम 29, 29 दूनी तो ये जीरो, तो 20 सेकंड आ चुका है स्पीड ऑफ ट्रेन। अरे क्वेश्चन में 20 सेकंड, ओह लगता है कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। तो दोस्तों ये है स्पीड जो आया है मीटर पर सेकंड में आया है, और हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा इसमें 18/5 का। ओके 18/5 का हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख लेता हूँ। 20 में हमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 18/5 का, 18/5 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 चौक 20 और 18 चौक 72 आ जाएगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट का आप ध्यान दीजिएगा। ओके मैं यहाँ पे यूनिट इसलिए नहीं लिखता हूँ क्या कि क्योंकि थोड़ा सा मुझे समय मिल जाए और वो भी मिल जाए, जगह भी मिल जाए, इसलिए यूनिट में कम लिखता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक बेलनाकार वाटर टैंक का व्यास 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। इसका बाह्य वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग की लागत 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो टैंक को पेंट करने की संपूर्ण लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बेलनाकार वाटर टैंक है। तो ये चलिए मान लेते हैं ये बेलनाकार वाटर टैंक है। ये इस तरीके से इसका हाइट हो जाएगा, हाइट कितना है 3.5, ये हाइट है। ओके और यहाँ पे रेडियस यहाँ पे दिया है कितना है 2.8, व्यास है ये डायमीटर है 2.8। ओके डायमीटर है 2.8, रेडियस हो जाएगा इसका आधा कितना होगा 1.4, ठीक है। और यहाँ पे लागत दिया है 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये है लागत। हमें बताना है कि जो पूरा एरिया होगा मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही एरिया होगा संपूर्ण, उसका कितना लागत आएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे कर्व सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सर्फेस एरिया हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा कितना होता है 2 पाई आर। ओके और हाइट कितना है h, और उसके बाद ये सर्कल वाला एरिया ये होता है, इसका एरिया हो जाएगा सर्कल का ये हो जाएगा ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ से आर और एच। ओके मतलब ये फॉर्मूला आपको याद होगा ही है ना, टोटल सरफेस एरिया इसका होता ही है सिलेंडर का। तो क्वेश्चन में बोला है इसका हमें लागत निकालना है, तो इसमें हम इसका एरिया निकाल लेंगे और इसमें लागत से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इसको हम गुणा कर लेंगे 2 × 22/7 गुना रेडियस कितना है 1.4, 1.4 दशमलव हटाएंगे तो 14, नीचे 10 आ जाएगा। उसके बाद ये r प्लस एच, रेडियस कितना है 1.4 और हाइट 3.5, तो इसको जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 35 और 14, 5 4 9 और 3 और 1 4, और दशमलव है तो नीचे दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये तो आ गया एरिया। अब हमें निकालना है लागत, टोटल लागत। तो 25 से इसको भाग भी कर गुणा भी कर देंगे तो ये हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और किससे कटेगा ये 2 एकम 2 पंचे, ये कट लेंगे 2 से 2 पंचे, तो ये 5 से 5 ये दोनों सब कट जाएगा। अब क्या क्या बचा है 22 गुना 49, तो इसका आंसर क्या आ सकता है यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 8, यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी चलिए हम पूरा कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं 2 से इसको गुणा करेंगे तो डबल करेंगे तो क्या आएगा 98 आ जाएगा, है ना। 2 नियम 18 का 8 से 2 चौका 8 1 9, और 11 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा पहले करते थे 11 बचा थे यहाँ। तो आप इसको काम करो 11 से गुणा करने का ट्रिक 8
9 8 17 का 7 हासिल 1, 9 1 10, तो ये आ जाएगा 10,078। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ऊपर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर, शायद हो सकता है 9वां क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ सबसे पहले। एक टाइपिंग्स्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 2 पेज का दिया है, 2 पेज का 40 मिनट, तो यहाँ से 1 पेज का निकाल सकते हैं। 1 पेज का यहाँ से आ जाएगा 20 मिनट, और 81 पेज। देखिए इसमें अगर सीधा 2 पेज का, इसमें हम 40 का गुणा कर लेंगे, तो ये 40 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 40 का गुणा किया तो यहाँ भी 40 का गुणा करेंगे, तो 40 गुना 40, तो ये आ जाएगा 40 दूनी 80 पेज बराबर 1600। तो 80 पेज का इतना टाइम लग गया, 1600 मिनट। ठीक है, देखिए हमें निकालना है 81 पेज का, तो 80 पेज का इतना आ गया, 1 पेज का इसमें जोड़ लेंगे, तो 1 पेज का 81 पेज आ जाएगा, इसमें 1600 में 20 जोड़ लिए तो ये आ जाएगा 1620। तो 81 पेज को टाइप करने में एक 1620 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी संख्या का 20% 102 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, उसी संख्या का 60% कितना होगा? तो चलिए हम मान लेते हैं कोई संख्या है x, x का 20%, x का 20% मतलब 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 105। ठीक है, सॉरी 105 नहीं, 1/5 102 में जोड़ा जाता है, मतलब 102 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम में वही संख्या होगी। तो परिणाम में कौन सी संख्या होगी? x, इसी को माने थे हम, तो यही परिणाम में प्राप्त हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बराबर 5x। तो यहाँ से हम इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x, तो ये आ जाएगा 510। तो x का मान आ चुका है 510/4। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इसका 60%, तो इसका 60% को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 1 0, उसके बाद 2 दूनी 2 तिया, इसको गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, इसको फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो आप देख सकते हैं 7 से यही स्टार्ट हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a³ माइनस b³ का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ माइनस b³, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा? देखिए यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? तो जब भी माइनस आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस होता है, और यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप देख सकते हैं जो भी अंदर वाला आएगा यही नीचे वाला आएगा, है ना। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कट जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी आ जाएगा हमारा, तो a यहाँ पे है 0.85, b है 0.1, तो इसको घटा लेंगे 0.1, तो हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 5, 8 में से गया 7, ये दशमलव और ये 0, तो 0.75 इसको आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले उसी काम का दुगना काम करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पे कुछ तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसी काम का दुगना काम करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया है 3 दिन में और बी 21 दिन में। तो जब भी इस तरीके से हो हम इसका एलसीएम लेंगे, वही टोटल वर्क हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 21 आएगा, यही टोटल वर्क है। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे बी का, तो इस 21 को 21 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 21 को 3 से भाग देंगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे बी का एफिशिएंसी 1 आ चुका है, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, ए का एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में बोला है ए जो है अकेले इसी काम का दुगना, तो 21 का दुगना काम कौन करेगा? ए करेगा, तो कितना समय लेगा? तो ए का एफिशिएंसी 6, तो हम इसको काट लेते, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21,
तो ये आ चुका है 7, तो 7 दिन लगेगा इसका दुगना काम करने में। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बट्टे में साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो कॉस थीटा तो का तो 2-3 तो फार्मूला होता है। क्या क्या फार्मूला होता है, तो एक तो फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में रहेगा और बट्टे में नीचे रहेगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो देखो दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और बटे में ये है, तो ये आप देख सकते हैं साइन से ये साइन कट जाएगा एक, तो ऊपर बचेगा 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो ऊपर साइन बचेगा और नीचे में ये कॉस बचेगा। तो ये आ जाएगा, ये क्या होता है, ये होता है कॉट होता है क्या, नहीं, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा आप याद रख सकते हैं टस्को से। ओके, मैं भी ऐसे याद किया हूँ, टस्को मतलब टस्को, टेन एस फिर नीचे सी, तो साइन अपॉन कॉस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 4, 12, 8, 10, 16, 14, 9, 20, 18, 22, 15 और के का औसत 14। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो दिया है, 4, 12, 8, 10, 16, 14, 9, 20, 18, 22, 15 के का औसत है 14। औसत दे दिया है 14, हमें निकालना है के। तो आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, नॉर्मल जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, दो सभी को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे बराबर 14, तो के का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, 6, 7, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 4, 28, 6, 34, 34, 8, 34, 8, 42, 2, 44, 4, 48 का 8, हासिल 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये आ चुका है 148 बटे कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ये प्लस के भी रहेगा। ओके, प्लस के बराबर में औसत से हम इक्वल करेंगे, तो ये औसत है 14। एक बार फिर से हम गिन लेते हैं कितना है संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब 12 का 14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 का 12 120 और 12 चौक 48, तो 8, 4, 2, 6 और 1 168 आ चुका है। के 148 उधर चले जाए तो घटा लेंगे, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, तो ये आ चुका है 20 के का मान। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 3 आदमी 39 फीट गहरा कुआं 4 दिन में खोद सकते हैं। कितने आदमी 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में खोद सकते हैं। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये फॉर्मूला है MDH/W बराबर। यहाँ पे बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है। शुरू में M1 D1 इस तरीके से लिखेंगे और दूसरे में M2 D2 H2 बराबर W2। यहाँ पे शुरू में कितना है आदमी, 3 आदमी, 3 हो चुका है, कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। और यहाँ पे आवर की बात नहीं हो रही है, तो आवर को इग्नोर कर देंगे। बटे में कितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम है 39 फीट गहरा कुआं खोदने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे 39 लिख देंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया है अगला कंडीशन, तो कितने आदमी, मतलब हम यहाँ पे M2 निकालेंगे कितने दिन में, 12 दिन में यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 12 दिन में ये कितना आदमी करेंगे, 78 फीट गहरा कुआं, तो 78 नीचे W2 लिखेंगे,
तो यहाँ से हम काट लेंगे तो ये कट जाएगा, 3 चौक 12 से ये पूरा 12 कट जाएगा, 39 से कम 39 दूनी, तो यहाँ पे M2 आ चुका है 2। तो 2 आदमी 12 दिन में 78 फीट गहरा कुआं खोद लेंगे। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। डायना की आयु टेरेसा की आयु की 3 गुनी है और होमी की आयु डायना की आयु की दुगनी है। यदि डायना की आयु तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है तो होमी की आयु कितनी है। तो यहाँ पे जो है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे एक डायना है, डायना और टेरेसा, और कोई है क्या, होमी है। 3 पर्सन है यहाँ पे, और कोई है, और कोई नहीं है। तो डायना को हम X से दर्शाएंगे, टेरेसा को Y से, होमी को Z से। ओके, सिर्फ हम दर्शाएं ये। X मतलब यहाँ पे डायना है, Y मतलब टेरेसा है और Z मतलब होमी है। तो क्वेश्चन में बोला है जो डायना की आयु जो है, मतलब X जो है टेरेसा की आयु, जो टेरेसा की आयु से आयु की 3 गुनी, इसकी 3 गुनी है। X बराबर 3Y आ चुका है। उसके बाद बोला है होमी की जो आयु है, Z जो है डायना की आयु की दुगनी, डायना की आयु की दुगनी, ये है Z। तो यहाँ पे 2 ये आ चुका है, 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे X और Z आ चुका है। और क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? क्वेश्चन में हाँ दिया है डायना की जो आयु है, मतलब X जो है ये जो दिया है तीनों की आयु, तीनों की औसत आयु, तीनों की औसत क्या हो जाएगा, X प्लस Y प्लस Z। 3 लोग हैं तो 3 से भाग करेंगे, औसत से 4 वर्ष कम है, 4 कम कर देंगे, -4 कर देंगे। उसके बाद होमी की आयु पूछा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3x इधर आ जाएगा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ये -3 चौक 12। उसके बाद यहाँ पे और कुछ दिया है क्या, x का वैल्यू चल के रख लेते हैं यहाँ पे। तो 3x बराबर x यहीं रहने देंगे, y क्या है, यहाँ से y निकल सकता है, x/3 यहाँ पे रख देंगे, x/3, z क्या है 2x है, -12। तो फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर चले जाएगा तो 9x बराबर 3x प्लस x प्लस 3 दूनी 6x -3 12 36। ओके, तो ये 36 इधर आ जाएगा, माइनस है तो बराबर के उस साइड तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो ये 3 6 3 9, 9 से 9 कट जाएगा और x बचेगा, या फिर इसको डायरेक्ट जोड़ लो तो 6 3 9 1 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x आ जाएगा 36। 6x बराबर 36 आ गया है। तो हमें क्या निकालना है, होमी की आयु, होमी की आयु निकालना है, मतलब जेड की वैल्यू निकालना है। जेड तो दिया है 2/2x, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू रख लेंगे, नहीं एक्स का वैल्यू रखेंगे ना, एक्स निकाले हम 36, तो 2 गुना 36 तो ये आ जाएगा 72। तो डायना नहीं होमी है जेड, तो जेड का मान आ चुका है 72, तो होमी आ चुकी है 72 साल की, तो 72 साल की होमी है। हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नीले पीले और नारंगी टोकन वाले एक बॉक्स में नीले और पीले टोकन का अनुपात 13:9 था, जबकि नारंगी और नीले टोकन का अनुपात 10:3 था। नारंगी और पीले टोकन का अनुपात कितना था? तो जो दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नीला, एक बॉक्स में नीला और पीला टोकन, नीला और पीला टोकन का अनुपात दिया है 13:19, और नारंगी और नीला का दिया है, नीला तो ये है, नारंगी यहाँ लिख लेंगे। नारंगी कितना है, नारंगी के नीचे यहाँ पे लिखेंगे और नीला के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। तो नीला है यहाँ पे 3, नारंगी है 10, अनुपात में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस तरीके से हो यहाँ पे जो खाली जगह देख रहे हैं इसको बढ़ा देंगे 3, यहाँ जो खाली जगह देख रहे हैं 13 को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे नारंगी और नीला और पीला का अनुपात आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है नारंगी और पीला का अनुपात बताना है, तो यहाँ पे नारंगी जो पूछा है वही लिखेंगे, क्यों फालतू का तीनों का निकाले। नारंगी का निकालना है और पीला का निकालना है, तो पीला का जगह पूरा लिख लेंगे 19 गुना 3, और नारंगी की जगह इसको लिख लेंगे 13 गुना 10। ओके, गुना करते हुए लिखेंगे इधर। उसके बाद हम इसको कर लेंगे 130, ये होगा 19 या 57, तो कौन सा है ऑप्शन 130:57, ये है ऑप्शन 3। तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आकृति 54,500 मासिक कमाती है और अपने वेतन के 17% की बचत करती है, उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है 54,500 रुपया, 54,500 रुपया क्या कर रहा है ये, अच्छा ये कमाती है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे नीचे, क्योंकि ये आय है और हमें क्या निकालना है, खर्चा निकालना है। तो अगर 17% बचा रही है
तो 100 में से 17 घटा लेंगे तो वो उसका खर्चा आ जाएगा। 100 में से 17 घटाएंगे तो ये 10 में 7 के 3, 9 में से 1 गया 8, तो 83% बचा रही है। तो हमें 83 का वैल्यू निकालना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये आ जाएगा 545 गुणा 83। तो इसको गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 पंचे 15, तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आ रहा है जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो चलिए हम सेकंड प्लेस तक जाते हैं। तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13 का 3, फिर 8 पंचे 40 का 0, बस और गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें 2 प्लेस चाहिए जिससे हम आंसर कर सकते हैं। तो ये 5 और ये 3, तो 3 5 जिसका है लास्ट वाला वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये 25 है, ये तो नहीं होगा, 35 ये है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला है आयत ए बी सी डी के भीतर कोई भी बिंदु पी है यदि पी ए बराबर 57 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 54 सेंटीमीटर है, तो पी डी की लंबाई निम्नलिखित में से कितनी है। तो यहाँ पे आयत बना लेते हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से हम क्वेश्चन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ए बी सी डी दिया है, ये ए बी सी डी, और क्वेश्चन में बोला है कोई बिंदु पी है अंदर में, ये पी यहाँ पे है, तो और पी ए दिया है 57, और पी बी दिया है 9, पी बी दिया है 9, पी सी दिया है 54, और हमें निकालना है पी डी, ये निकालना है हमें पी डी। तो पी डी कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे। ये थ्योरम है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। अब इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्यों बोलते हैं, इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ना ब्रिटिश फ्लैग की जैसा दिखता है, झंडा जैसा ब्रिटिश का होता है ना, उसी तरीके से दिखता है, इसलिए इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोलते हैं। बट ये थ्योरम होता क्या है, ये थ्योरम बोलता है कि जो पी ए का स्क्वायर ये प्लस में पी सी का स्क्वायर ये बराबर होगा पी बी का स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस में पी डी का स्क्वायर, ये बराबर होता है। यही फॉर्मूला है, यही थ्योरम है। तो यहाँ पे पी ए दिया है 57, इसको रख लेंगे 57 का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर, पी सी 54 का स्क्वायर बराबर में पी बी क्या है, पी बी 9 का स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो ये 9 स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो 57 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये प्लस में नहीं, प्लस में नहीं ना, ये बराबर पी डी का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट से करेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49, यूनिट डिजिट लेना है, आप ध्यान दीजिएगा। 4 चौक 16, यहाँ पे 6 माइनस 9 में 81 1 बराबर पी डी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 6 15, 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया 14, तो ये 14 आ चुका है पी डी का स्क्वायर। अब यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए, अब किसका स्क्वायर करेंगे जिसका यूनिट डिजिट 4 है, 6 का करेंगे 6 6 36, इसका यूनिट डिजिट तो 6 आ रहा है। वैसे 0 का तो कोई फ़ायदा नहीं, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, यूनिट डिजिट इसका 9 आ रहा है। वैसे ही फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं 78, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 88 64, तो 4 आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आप यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 88 64, तो यूनिट डिजिट 4 आया, तो जिसका यूनिट डिजिट 4 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत मिला, और तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन, तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत और लीना को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल मतदान 3,72,000 हुआ, लीना को 1,000 से अधिक कितने मत प्राप्त हुए। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ टोटल वोट था 100, है ना, प्रतिशत में भी मान सकते हैं, ये 100% टोटल वोट था। अब इसमें से 52% मत किसको मिला, राहुल को। राहुल को कितना मिला, 52%, और जो लीना को मिल रहा है, लीना को मिला है 48%। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कुल मतदान 3,72,000 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे कुल मतदान कितना है 3,72,000, और क्वेश्चन में आपने माना था 100, तो ये 3,72,000, नीचे में 100 लिखेंगे क्योंकि हमने इसे माना था। जो भी मानते हैं और जो दिया होता है माना वालों को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, लीना को कितना अधिक मत प्राप्त हुआ, तो लीना को कितना मत प्राप्त हुआ था,
लीना को 48 प्राप्त हुआ था, तो 48 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 372 गुना 48, ये जीरो भी है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जीरो तो आएगा सभी में, बट यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं तो 8 दूनी 16, तो जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब 0 और 6, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला था, 1000 से अधिक कितना मत प्राप्त हुआ। अच्छा, तो फिर भी यही आंसर आ सकता है जिसका यूनिट डिजिट 6। कैसे, तो एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो 372 जीरो किनारे कर दो, 48 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 ही सती 56, 56 57 का 7 हासिल 5, 8 तिया 24 5 29 गुना 4 शून्य शून्य, नहीं शून्य छोड़ दीजिए, शून्य अलग कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 तिया 12 13 14, तो 6 7 14 15 का 5 हासिल 1, 10 8 18 का 8 हासिल 1, 4 5 6 7 1, और ये 1 जीरो। तो लीना को इतना मिला है। और आप देख सकते हैं 1000 कितना था, हाँ 1 लाख से ये कितना ज़्यादा है, 1 लाख से ये 78,560, तो 1 लाख से इसको मिल रहा है ज़्यादा 78,560। तो कौन सा है ऑप्शन, 78,560, ये ऑप्शन 2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो लीना को प्राप्त हो रहा है टोटल तो इतना प्राप्त हो रहा है, बट क्वेश्चन में बोला था 1 लाख से कितना अधिक प्राप्त हुआ है, तो 1 लाख से और ज़्यादा इतना प्राप्त हो रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 लाख में से मतलब टोटल में से 1 लाख घटा दोगे तो 78,560 आएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रेक्षणों 79 42 47 77 49 75 56 26 और 35 का समांतर माध्य। तो यहाँ पे हम समांतर माध्य कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। 79 42 47 77 77 49 75 56 26 35, हमें इसका समांतर माध्य करना है, मतलब निकालना है। तो हम सिंपल फार्मूला से भी कर सकते हैं, सभी को जोड़ के जितना संख्या उससे भाग कर देंगे। तो चलिए सिंपल तरीके से ही करते हैं। यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 4 2 ऑप्शन आ रहा है, तो हम फंस सकते हैं। तो यूनिट डिजिट से तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए टोटल हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ सही लिखा हूँ या नहीं। 9 79 42 47 77 49 75 56 26 35, तो जोड़ लेते हैं सभी को। 6 5 11 6 17 5 17 5 22 9 31 7 38 7 45 2 47 9 47 9 56 का 6 हासिल 5 5 3 8 9 10 5 15 7 22 4 22 4 26 7 33 4 37 4 41 7 48, तो ये आ चुका है 486। इसको हम भाग करेंगे, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग करेंगे तो ये आएगा 9 पैना 45, 9 पैना 45 3 बचा 9 चौक 36, तो 54 आ चुका है औसत। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 1050 प्रति माइक्रोवेव की दर से, तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 1050 रुपये प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है जिस पर 4% और 25% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको। तो देखिए टोटल कितना है 290 माइक्रोवेव है, 290 टोटल 290 माइक्रोवेव है, और एक का कीमत दिया है 1050। तो टोटल निकालेंगे, मतलब टोटल खर्चा ये आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 290 गुना 1050, ठीक है। तो ये तो टोटल मतलब ख़रीदा था उतना का कीमत आ गया। अब इसको एक काम करते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 19 गुना 105, 2 जीरो बाहर कर लेते हैं। ओके, ये 2 जीरो था। उसके बाद ये बोल रहा है ये जो भुगतान करेगा राशि इस पर छूट दे रहा है। तो सबसे पहले 4% छूट और 25% की 2 छूट दे रहा है, क्रमिक छूट है ये। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4% छूट मतलब 96 में बेचेगा
वैसे ही 25% छूट मतलब 75 में बेचेगा 100 की चीज़ को। ओके, उसके बाद 5% की और छूट दे रहा है क्रेडिट कार्ड पर। नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, हाँ वैसे ही कुछ है, 5% की छूट बोल रहा है, तो यहाँ पे 95 का क्या करेगा, छोड़ देगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं हम। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, बट सबसे पहले हम जो जो कट रहा है उसको काटेंगे। तो किससे काट सकते हैं हम, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 नियम 45, 5 दूनी, ठीक है, फिर से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, उसके बाद फिर से काट लेते हैं, 5 नहीं 4 से काटेंगे ना, 4 एकम 4, नहीं 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौक 16, तो ये 25 बार में, फिर से 4 छक्के 24, 4 एकम 4, फिर से ये कट सकते हैं, 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो नीचे सब कुछ कट चुका है, ऊपर जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं, 19 गुना 21 गुना 6 गुना यहाँ पे 3 गुना 19। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो वाला तो आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका गुणा करने पर जीरो तो आएगा ही नहीं, तो ये जीरो वाला तो काट लेंगे। उसके बाद अब ये देख सकते हैं यूनिट डिजिट अलग लगा रहा है, तो इसका भी यूनिट डिजिट करेंगे, तो 9 नियम 81, ये 1 आ गया, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 6 या 18, तो 8 आया, तो यूनिट डिजिट जिसका 8 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 ही इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य जो है 800 ml दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CP और SP यहाँ पे जो दिया है 1 लीटर क्रय मूल्य, लीटर दूध का क्रय मूल्य 1 लीटर मतलब ये 100 नहीं 1000 CP है ना, 1000 CP का क्रय मूल्य जो है 800 SP के बराबर हो जाएगा। ओके, आपको क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको जमाना पड़ेगा। 1 लीटर क्रय मूल्य अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 1 लीटर जो क्रय मूल्य का है मूल्य ये 800 ml का विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, SP मतलब विक्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य। इसी को मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के बता दिया हूँ, 1 लीटर बराबर 1000, तो यहाँ पे CP और SP का हम यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, तो यहाँ पे 8 और नीचे 10, मतलब 8 की चीज़ को 10 में बेच रहा है, कितना फ़ायदा हो गया, 2 रुपया फ़ायदा। और हमें प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, तो नीचे 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, CP से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, 10 दूनी 20, सॉरी ये 8 आएगा ना, CP तो 8 है, नीचे 8, तो यहाँ से ये 1 जीरो कटेगा नहीं, तो ये 4 दूनी 8, ये 25 और 2 एकम, तो ये 25% आ चुका है प्रॉफिट। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक फल की टोकरी में सेबों की तुलना में दुगने संतरे हैं, यदि टोकरी में कुल 36 फल है तो उसमें कितने संतरे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फल की टोकरी सेब है और संतरा है, तो ये सेब और संतरा, सेब है x मान लेते हैं, संतरा है y। अब क्वेश्चन में बोला है फल की टोकरी में सेब की तुलना में दुगना संतरा है, सेब की तुलना में संतरा कितना है, दुगना है, तो ये दुगना कर लेंगे इसको, मतलब आप इसको x और y को छोड़ के x और 2x भी लिख सकते हो, ठीक है, समझने के लिए आसानी हो जाएगा। मतलब अगर सेब x है तो संतरा दुगना हो जाएगा इसका। ओके, आप x y छोड़ दो, इसको मत ध्यान दो, ये ध्यान दो। अब क्वेश्चन में बोला है यदि टोकरी में कुल 36 फल है, तो 36 फल टोकरी में, तो दोनों जोड़ लेंगे, x + 2x टोटल कितना है 36। ओके, मतलब तो सेब और संतरा को मिला के 36 फल आ रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 36, x आ जाएगा यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ चुका है 12, तो यहाँ पे 12 ये आ चुका है 12, सेब 12 और 12 दूनी 24, तो संतरा 24 आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसमें कितने संतरे हैं, तो संतरा 24 आ चुका है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी मतलब ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तौलिया बेचने वाली एक दुकान पर ग्राहक को 2 तौलिए की खरीद पर 2 मुफ्त पाए का ऑफर मिलता है, ग्राहकों को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है छूट निकालना है हमें, तो 2 तौलिया खरीदा
2 तौलिया खरीदा और बोल रहा है 2 मुफ्त पाया। 2 खरीदा तो 2 और मुफ्त मिल रहा है इसको। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन में बोला है, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ग्राहक को 2 तौलिया की खरीद पर 2 मुफ्त का ऑफर मिल रहा है, तो यहाँ पे छूट कैसे निकालेंगे? तो देखो, जितना छूट मिल रहा है उसको, सॉरी, जितना मतलब उसको मुफ्त मिला उसको ऊपर लिखेंगे। मुफ्त कितना मिला है? 2 मिला है। और उसके हाथ में आया कितना, मतलब टोटल खरीद के और मुफ्त मिल रहा है जो भी मिला के, मतलब 10 खरीदा और एक्स्ट्रा और 5 मिला तो टोटल 15 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे 2 तौलिया खरीदा और साथ में और 2 मिल गया तो टोटल 4 आ जाएगा। तो 4 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 4 एकम 4, ये 25 बार में जाएगा, तो ये 25 दूनी 50, तो 50% आ जाएगा डिस्काउंट प्रतिशत। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिया और ये शिफ्ट था 1 तारीख 12वां महीना 2025 का जो थर्ड शिफ्ट था उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे। ओके, तो अगले दिन में अब हम करेंगे अगले शिफ्ट का क्वेश्चन। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।